जरा सोचो, तुम्हारे शहर के बीचों बीच अचानक से एक ज्वालामुखी फटने सुनते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस शहर में, जहां सब लोग हर रोज की तरह सुबह काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर हम माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो शहर की इमरजेंसी मैनेजमेंट का डायरेक्टर था। वो अपने और अपनी बेटी केली के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। इसके बाद वो दोनों कहीं दूर घूमने जाने वाले थे, पर अचानक शहर में जोरदार भूकंप आ गया। ये खबर सुनते ही माइक ने बाहर जाने की बजाय काम पर जाने का फैसला किया। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसके साथी एमिट ने कहा कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, अगर वो चाहता है तो अपनी बेटी के साथ छुट्टियां मनाने जा सकता है। लेकिन माइक ने देखा कि शहर में कई जगह पानी की पाइप्स फट गई थी। उधर पार्क में जमीन के नीचे ट्रेन लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तभी अचानक जोरदार आवाज आई और उन्होंने देखा कि एक सुरंग में से अजीब सी पीली गैस निकल रही थी। उन्होंने तुरंत एक आदमी को सुरंग से निकाला और देखा कि उसका आधे से ज्यादा शरीर जल चुका था। जल्द ही माइक भी वहां पहुंचा तो पता चला कि कई लोग इसी तरह जल गए थे। सबको लगा कि ये गैस की वजह से हुआ, लेकिन माइक जानता था कि गड़बड़ कुछ और ही है। तब उसने अभी के लिए ट्रेन लाइन बिछाने का काम रोकने की सलाह दी, लेकिन वहाँ के चेयरमैन ऑल्बर के मुताबिक ट्रेन से किसी का नुकसान थोड़ी हो सकता है, इसीलिए उसने काम जारी रखा। उधर हॉस्पिटल में जब जले हुए मरीजों का इलाज चल रहा था तो डॉक्टर कैल्डर ने देखा कि उनके घावों से अजीब सी बदबू आ रही थी, जिसका मतलब ये गैस की वजह से नहीं हुआ। कुछ देर बाद एमिट ने पार्क में आकर माइक से वापस चलने को कहा, लेकिन माइक और उसका साथी गेटर चुपके से सीवर्स में घुसकर मामले की जांच करने लगे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हवा तेजी से गर्म हो रही थी, जिस वजह से उनका सांस ले पाना तक मुश्किल हो रहा था। तभी गेटर ने देखा कि जमीन पर कुछ चूहे जले हुए थे और धीरे धीरे तो उनके दस्ताने तक पिघलने लगे। उसी पल एक छेद से भयानक गैसेस निकलने लगी और वो दोनों तुरंत भागकर बाहर आ गए। फिर माइक ने एमिट से कहकर पार्क बंद करवा दिया। उधर ऑल्बर ने एमी नाम की एक जियोलॉजिस्ट को बुलाया, जिसने कहा कि शहर की जमीन उतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए उन्हें जमीन के नीचे सुरंगें नहीं बनानी चाहिए। फिर उसने माइक के साथ पार्क में आकर कुछ मशीनों की मदद से टेस्ट किए और जो सामने आया वो बेहद खतरनाक था। एमी ने बताया कि जमीन के नीचे लावा से भरा एक ज्वालामुखी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था, इसलिए माइक को उस पर यकीन नहीं हुआ। खैर, शाम को जब एमी और उसकी साथी रेचल ने सुरंग में जाकर जांच की तो उन्होंने देखा कि जमीन पर दरारें पड़ गई थी और अब वहां से खतरनाक गैसेस बाहर आ रही थी। फिर उन्होंने और जांच करके इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, पर अचानक फिर से भूकंप आ गया। इस बार तो पूरे शहर की बिजली चली गई। माइक तुरंत अपनी बेटी केली को लेकर एक सुरक्षित जगह की ओर बढ़ा। वहीं एक ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, मगर ट्रेन सीधा जाकर मलबे से टकरा गई। दूसरी ओर जब एमी और रेचल सुरंग में थी तो भूकंप की वजह से जमीन फटी और रेचल नीचे गिर गई। एमी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर सुरंग तेजी से गर्म हो रही थी। अचानक बेहद गर्म हवा ने रेचल को लपेट लिया और वो वहीं झुलस गई। इससे एमी बुरी तरह डर गई और जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि फव्वारे का पानी उबल रहा था। धीरे धीरे शहर की कुछ बिल्डिंग्स में बिजली वापस आई। अचानक हर गली के सीवर्स से बेहद गर्म स्टीम निकलने लगी। चारों ओर धुआं हो गया और पत्थर गिरने लगे। माइक की आंखों के सामने धुएं की एक विशाल दीवार थी और कुछ ही पलों में पत्थरों की जगह लावा बॉम्ब्स बरसने लगे। चारों ओर जोरदार धमाके हुए और कई घर जलकर राख हो गए। उधर रेलवे के ऑफिस में ऑल्बर को ट्रेन हादसे की खबर मिली तो उसने लोगों को बचाने के लिए टीम भेजने का फैसला किया। ट्रेन के ड्राइवर ने लोगों को ट्रेन से निकालने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। उधर डॉक्टर कैल्डर भी ट्रैफिक में फंसी हुई थी जब उसकी आंखों के सामने एक लावा बॉम्ब ने आग बुझाने के ट्रक में धमाका कर दिया। वहीं माइक सड़कों पर लोगों की मदद कर रहा था, पर कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर चोरियां करके भागने लगे। दूसरी ओर एमी भी चारों ओर तबाही देखकर बहुत परेशान थी। उधर माइक जैसे तैसे ऑफिस पहुंचने की कोशिश में था कि उसने देखा कि कैडलर सड़क पर एक जख्मी इंसान की जान बचा रही थी। माइक तुरंत उसके पास गया और फायर ट्रक के लोगों की मदद की, लेकिन उसी पल धरती एक बार फिर से जोरदार तरीके से हिलने लगी और तभी माइक ने अपनी आंखों के सामने एमी की बात को सच होते हुए देखा।
अचानक पूरे शहर के गटर्स से गर्मा गर्म लावा फूटकर बाहर आ गया और चारों ओर भयंकर आग लग गई। जल्द ही लावा की गर्मी से गाड़ियां तक झुलसने लगी और बेचारी केली ने चिल्लाकर माइक को मदद के लिए बुलाया, पर तभी उसके पास एक लावा बॉम्ब आ गिरा और उसकी पैंट्स में आग लग गई। अचानक ही माइक की नजर उस पर पड़ी और दौड़कर उसने आग को बुझाया। अब वो चारों ओर से लावा से घिर चुके थे, इसीलिए माइक एक गाड़ी पर चढ़कर बाहर की ओर कूद गया और उसी पल लावा ने उसकी गाड़ी को भस्म कर दिया। अब लावा तेजी से फायर ट्रक की ओर बढ़ रहा था। एक आदमी ने अपने साथी को बचाने की कोशिश की, मगर जल्द ही लावा उन दोनों को निकल गया। इसके बाद वहाँ एक के बाद एक जबरदस्त धमाके होने लगे और माइक ने तुरंत केली को कैल्डर के साथ हॉस्पिटल भेज दिया। केली ने माइक को भी साथ चलने को कहा, लेकिन माइक इस समय सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकता था। जल्द ही खबर मिली कि लावा तेजी से आगे बढ़ते हुए पूरे शहर में फैल रहा है और अब बहुत से लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे। कुछ ही पलों में एमी भी माइक और बाकी सुरक्षा कर्मियों के साथ आम लोगों की मदद करने आ पहुंची। फिर उन सब ने एक बस को धकेल कर लावा के सामने खड़ा कर दिया ताकि लावा वहीं रुक जाए। फिर माइक और एमी लावा के सामने पड़े एक बेहोश आदमी को बचाने के लिए दौड़े, पर तभी एक जलता हुआ पेड़ उनके सामने आ गिरा। जैसे ही फायर फाइटर्स ने अपनी सीढ़ी नीचे की तो माइक और एमी ने उस आदमी को सीढ़ी पर चढ़ाया और खुद भी किनारे पर लटक गए। अब सीढ़ी घूमकर उन्हें लावा से पार ले जा रही थी कि उस आदमी की टांग में आग लग गई और वो तीनों फटाफट उसे बुझाने लगे। तभी अचानक वो सीढ़ी टूट भी गई, मगर उन सब ने ऐन वक्त पर कूदकर अपनी जान बचाई। अब एमी ने कहा कि उन्हें शहर को यूं ही छोड़कर लोगों को बचाना चाहिए, लेकिन माइक लॉस एंजलिस शहर को यूं ही बर्बाद होने नहीं दे सकता था। जल्द ही पुलिस वाले, फायर फाइटर्स और कई आम लोग औजार लेकर लावा का रुख मोड़कर उसे शहर से दूर भेजने में लग गए। इसी दौरान लावा ट्रेन की पटरियों तक भी पहुंच गया था, जहां ऑल्बर अपनी टीम के साथ ट्रेन में फंसे लोगों को बचाने पहुंचा। अब तक सभी लोग बेहोश हो गए थे, मगर उन्होंने जैसे तैसे सबको बाहर निकाल लिया। जल्द ही लावा बहुत करीब आ गया और ऑल्बर ने देखा कि ट्रेन का ड्राइवर गायब था। ऑल्बर ने तुरंत उसे ढूंढा और उसे उठाकर बाहर की ओर चल दिया। लावा अंदर आने की वजह से उसके जूते पिघलने लगे। ऑल्बर को अपनी लापरवाही पर बहुत पछतावा हो रहा था, इसीलिए ट्रेन से निकलकर उसने ड्राइवर को अपनी टीम की ओर फेंक दिया और खुद वहीं झुलसकर मारा गया। उधर एमी ने दुकान से एक बास्केटबॉल ली और उसे जमीन पर रखा। देखते ही देखते बॉल खुद ब खुद चलने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि लावा इस दिशा में गैस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। सबने मिलकर गाड़ियां और बाकी चीजें रास्ते में रखकर लावा को रोकने की कोशिश की, मगर ज्वालामुखी की आग के सामने ये कुछ नहीं था। खैर, फिर वहाँ कुछ इमरजेंसी ट्रक्स आए, जिनकी मदद से माइक और एमी ने मिलकर एक जगह पर बैरिकेड्स लगाकर खड्डा बनाने का प्लान बनाया ताकि लावा सीधा उसमें जा गिरे और फिर हेलीकॉप्टर से पानी फेंक कर उसे शांत कर दिया जाएगा। इसके बाद लोगों के हाथ जो भी सामान आया वो उसे लेकर तय की हुई जगह पर पहुंचे और माइक ने बैरिकेड का काम शुरू करवाया। उधर मेडिकल टेंट्स में लोगों के साथ साथ जानवरों की जानें भी बचाई जा रही थी। कैल्डर ने छोटे बच्चों के जख्मों पर दवाई लगाई और केली से उनका ध्यान रखने को कहा। इधर सड़कों पर बैरिकेड बन गया था और फिर फायर फाइटर्स ने ट्रक से जोरदार पानी की बौछार शुरू की। जल्द ही हेलीकॉप्टर्स भी पानी बरसाने लगे और आखिरकार लावा सख्त होकर वहीं रुक गया। ये देखकर सब खुशी से नाचने लगे कि आखिरकार उनकी मेहनत सफल हुई। लेकिन एमी को अब भी डर था, इसीलिए वो सुरंग में नीचे जांच करने गई। एक मशीन की मदद से उसे पता चला कि लावा अब भी जमीन के नीचे आगे बढ़ रहा था। उसने माइक को फोन करके बताया कि उन्होंने लावा को रोका नहीं बल्कि किसी दूसरी दिशा में धकेल दिया है और अब जो धमाका होने वाला है वो शायद हिरोशिमा के एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक हो। एमी के हिसाब से अब लावा रेलवे ट्रैक्स के अंत की ओर बढ़ रहा था और इसके मुताबिक अगला धमाका वहां होगा जहां सभी मेडिकल टेंट्स लगे हुए थे। अब माइक भी तुरंत रेलवे ट्रैक्स के अंत तक पहुंचा। उसने एमी के साथ मिलकर सुरंग में एक कैमरा भेजा, लेकिन भड़कते लावा की ज्वाला एक ही पल में सब कुछ निकल गई। माइक ने तुरंत एमी को धक्का देकर आग की लपटों से बचाया।
जब उन्होंने लावा की रफ्तार देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि ये ज्वालामुखी 30 मिनट में फटने वाला है। माइक ने तुरंत एमिट को फोन करके जल्द से जल्द मेडिकल टेंट्स खाली करवाने को कहा। फिर माइक और एमी सोचने लगे कि उन्हें इस मुसीबत से कैसे निपटना चाहिए। तभी माइक की नजर एक बिल्डिंग पर पड़ी और उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि उन्हें सड़कों पर अलग अलग जगह धमाके करके खड्डे बनाने चाहिए, जिसकी मदद से वो लावा को सीधा प्रशांत महासागर की ओर मोड़ सकते हैं। लावा को शहर में घुसने से रोकने के लिए उन्होंने इस 22 मंजिली बिल्डिंग को गिराने का फैसला किया, जो लावा का रुख समुद्र की ओर मोड़ देगी। फिर माइक ने एमी को अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भेजा और खुद टीम के साथ बिल्डिंग में विस्फोटक लगाने में जुट गया। जब एमी टेंट्स तक पहुंची तो उसने देखा कि केली वहां नहीं थी, क्योंकि उससे एक बच्चा खो गया था और वो उसे ढूंढने चली गई। उधर माइक की टीम जोरों शोरों से काम में जुटी हुई थी। गेटर और उसके आदमियों ने बिल्डिंग में बॉम्ब्स लगाने शुरू किए, पर तभी फिर से जोरदार भूकंप आ गया। वो ज्वालामुखी समय से पहले ही फट गया और चारों ओर तबाही मच गई। सब लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और कुछ मरीजों को तो आग भी लग गई। उधर बिल्डिंग में एक आदमी मलबे के नीचे फंस गया था और गेटर पूरी कोशिश के बाद भी उसे निकाल नहीं पाया। लावा बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था और तब गेटर ने मिशन छोड़कर भागने की बजाय बॉम्ब धमाके करके अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया। जल्द ही एक के बाद एक बॉम्ब फटने लगे, पर तभी माइक ने देखा कि केली और एक बच्चा होने वाले धमाकों की दिशा में खड़े थे। माइक ने तेजी से दौड़कर केली और बच्चे को धक्का दिया और तभी पूरी बिल्डिंग तबाह होकर गिर गई। खुशकिस्मती से उनका प्लान कामयाब रहा और जमीन में एक सुरंग बन गई, जिसमें से होता हुआ लावा सीधा समुद्र में जा गिरा। आखिरकार सभी लोग खुशी से नाचने लगे। इधर एमी माइक को ढूंढ रही थी कि अचानक मलबे से एक हाथ बाहर निकला और फिर माइक, केली और बच्चे के साथ जिंदा बाहर आ गया। बच्चे ने देखा कि सभी लोग राख से भरे हुए बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, पर तभी बारिश ने आकर सारी राख धो दी। इसके बाद एमी ने माइक से कहा कि अगर वो इस मिशन की लीडर होती तो शायद आधे से ज्यादा शहर कुर्बान कर देती, पर आज माइक ने उसे सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। तभी एमिट ने वहां आकर माइक को एक और इमरजेंसी के बारे में बताया, पर अब माइक ने कहा कि सालों खुद संभालो से, मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी के साथ छुट्टी मनाने।